हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोंट क्विट। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हेडिंग है वो है दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथों में एक। ठीक है, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, ग्रंथों में एक। तो दुनिया में प्राचीनतम ग्रंथों में एक से क्या मतलब है? ऋग्वेद से। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है, कितना पुराना है ये ऋग्वेद? ये 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। ठीक है, सबसे पुराना ग्रंथ है ये। और जो ग्रंथ वो ये वेद हैं कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो सबसे पुराना ग्रंथ है हमारा वो है ऋग्वेद। ठीक है, और ये 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। और जो 4 ग्रंथ है वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, और इन ग्रंथों में क्या है? इन ग्रंथों में मुख्यतः क्या वो लिखे होते थे? सूक्त होते थे। सूक्त इन ग्रंथों में जो है 1000 से अधिक सूक्त जो है वो पाए गए हैं। कितने? 1000 से अधिक, 1000 से अधिक सूक्त या रचनाएं कह सकते हैं, रचनाएं पाई गई हैं। ठीक है, सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोले गए शब्द। ठीक है, अच्छी तरह से बोले गए शब्द होते हैं। ठीक है, सूक्त क्या होता है? अच्छी तरह से बोले गए शब्द। तो यो एक ग्रंथ है, इन्हें मुख्यतः 3 देवताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, 3 देवता कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र, और सोम। इनमें जो मुख्यतः बात की गई वो 3 देवताओं की गई है, अग्नि की, इंद्र की और सोम। अग्नि, अग्नि यानी आग के देवता, आग के देवता। इंद्र से मतलब है युद्ध के देवता, युद्ध के देवता। सोम से क्या मतलब है? सोम से मतलब है ये क्या है? एक प्रकार का एक पौधा है। ठीक है, सोम जो है पौधा है। इससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। ठीक है, किस काम में आता है ये? पेय पदार्थ बनाने के, पेय पदार्थ बनाने के काम में ये आता है। ठीक है, तो 3 देवताओं के बारे में मुख्यतः से बात की गई है, अग्नि के बारे में, इंद्र के बारे में और सोम के बारे में। अग्नि से मतलब है आग के देवता से, इंद्र के बारे में मतलब है युद्ध के देवता से, और सोम से मतलब है जो हम, सोम से मतलब है एक पौधा है जिससे कि खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। और मैंने सूक्त के बारे में बताया था अभी कि ये 1000 से अधिक सूक्त है। तो इनकी रचना जो की है वो किन्होंने किया? इनकी रचना जो इन्हें पढ़ाने का कार्य करते थे, यानी जो जो टीचर्स थे उस समय के, शिक्षक थे, उन्होंने, और जो शिक्षार्थी, जो बच्चे थे पढ़ने वाले, उन्होंने इनकी रचना की है। ठीक है, इनकी जो सूक्तों की रचना की है वो शिक्षकों ने और शिक्षार्थियों ने किया। उस समय पे क्या होता था, जिस तरह हम आज लिखकर और जो मतलब कॉपी पर लिखते हैं और किताबों से पढ़ते हैं, उस समय ऐसे नहीं किया जाता। उस समय उच्चारण किया जाता था और उसके आधार पे वो याद करते थे। ठीक है, तो दुनिया का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो ऋग्वेद है, उन चारों में। और हेडिंग है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, नंबर 2।
नंबर 2 पे जाने से पहले एक है संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाएं, संस्कृत और अन्य भाषाएं। तो जो ऋग्वेद है वो किस भाषा में लिखा हुआ, वो संस्कृत में, ये और प्राकृतिक संस्कृत में, यानी कि जो संस्कृत में पढ़ते हैं ये उससे कैसी होती है, थोड़ी भिन्न होती है, ठीक है। ऋग्वेद किस में लिखा गया है, संस्कृत में, प्राकृतिक संस्कृत। जो संस्कृत हमारी किताबों में होती है, जो पढ़ने वाली किताब होती है हाई स्कूल इंटर की, जो हिंदी के में संस्कृत होती है उनसे थोड़ी भिन्न होती है, ठीक है। और जो भाषाओं की बात है तो ये क्या है, भाषा भारोपीय भाषा, भारोपीय। नाम पर ध्यान दो, भै से आ गया भारत, और यूरोपीय यानी यूरोप, यानी ये जो भाषा बनी है भारत की और यूरोप की भाषा से मिक्स होकर बनी है, भारोपीय भाषा ये। और भारत की भाषा के अंतर्गत जैसे किस तरह की भाषा आती है, जैसे एशिया की, जैसे कि गुजराती, बंगाली, गुजराती, बंगाली और पंजाबी, अरबी, फारसी, किस तरह की भाषा है ये, भारतीय उसकी। और जो यूरोपीय भाषा वो कौन सी है, अंग्रेजी, स्पेनिश, अंग्रेजी है, स्पेनिश है, जापानी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये यूरोपीय भाषा है, और ये क्या है, ये भारतीय भाषा है। तो इनसे क्या इन दोनों के ही मेल से बनी है भारोपीय भाषा, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं अभी और इन सब में सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है, जैसे कि हम संस्कृत का एक शब्द ले लें, संस्कृत का क्या शब्द है, मात्र, ठीक है। हिंदी का क्या शब्द है, ये किसका शब्द है, संस्कृत का, ठीक है। हिंदी का शब्द क्या है, माँ, है नी? और इंग्लिश का शब्द क्या है, मदर। ये तीन है। अगर आप तुम ध्यान से इसे देखोगे तो इनमें क्या, तीनों में सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है, तो माता के लिए सब में ही जो है शुरू में क्या है, माँ है, तो इनमें क्या है, सिमिलरिटी है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, भारोपीय भाषा है, ठीक है। और जो दूसरी भारतीय भाषाओं में आती है, जैसे द्रविड़, द्रविड़ कौन सी भाषा है, ये भारतीय भाषा। ये कौन से राज्य में बोली जाती है, जो नीचे के राज्य है, जैसे कि मैप बनाएंगे हम तो इस तरीके से जो जाती है, तो जो ये वाले ये है, ये कौन सा भारत होता है, द्रविड़ भारत होता है। तो इनमें जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी होती है, वो द्रविड़ भाषा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या, मवेशी, घोड़े और, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इतिहासकार वेदों का अध्ययन कैसे करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, इतिहासकार जो है वेदों का अध्ययन कैसे करते हैं, वेदों का कोई से वेद हुए चारों, उनके बारे में इतिहासकार कैसे अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो इतिहासकार क्या करते हैं, ये पुरातत्वविदों की तरह ही जांच करते हैं चीजों की, ठीक है। पुरातत्वविदों की ही तरह, पुरातत्वविद में बता चुका हूँ कई बार, मैंने बता दिया आपने बाकी चैप्टर्स में। लेकिन ये पुरातत्वविदों से कुछ भिन्न भी करते हैं। पुरातत्व के जैसे अवशेषों पर चलते हैं, पुरातत्व चलते हैं भौतिक, जैसे कि इमारतें हो गई, औजार हो गए, इस तरह के। लेकिन इतिहास क्या करते हैं, इतिहासकार ये लिखित दस्तावेज का भी उपयोग करते हैं, लिखित प्लस भौतिक, इन दस्तावेजों का उपयोग करते हैं किसमें, चीजों को जानने में, ठीक है। जैसे कि तो ये अध्ययन कैसे करता है, तो अध्ययन में क्या है कि कुछ कहानियों के टाइप में दिया होता है। जैसे कि इस चैप्टर में क्या है, विश्वामित्र की और व्यास और सतलुज जो सिंधु की सहायक नदियां हैं उनके बारे में जो सूक्त है
उसके बारे में बताया गया। उनका जो वार्तालाप है उसके आधार पर उन्होंने इसको पढ़ा, ठीक है, जो कि एक कहानी के रूप में है, ठीक है। तो उसे पढ़ लेना आप। बाकी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी यानी कि जो जानवर होते हैं पालने वाले, पालतू। घोड़े, घोड़े को आपको पता, और रथ जो युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जो युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं। तो मुख्यतः जो चैप्टर में बताया गया वो यह है कि युद्ध जो होते थे मुख्यतः इन कारणों से होते थे। जो अगर किसी राज्य में मवेशियों की कमी हो गई तो वो दूसरे जिसमें अधिक है वहां पर आक्रमण करके भी जीत लेता था। और घोड़े, घोड़े जो कि युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं वो भी इसीलिए करते थे। और रथ जो कि घोड़े जिसको खींचते हैं और जिस पर युद्ध करते हैं योद्धा, वो रथ होता है, ठीक है। तो मुख्यतः जो इसमें बताया गया है कि इनके लिए क्या करते थे, ये लड़ाई करते थे, ठीक है, इन्हें जीतने के लिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो लोगों की विशेषता किस आधार पर बताई जाती थी? जैसे काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, कहाँ वो रहता है, उनकी संस्कृति क्या, मुख्यतः इनसे क्या बताई जाती थी? विशेषता। जैसे कि काम हो गया किसी का, काम के आधार पर उसकी वास्तु जो विशेषता वो बताते थे। और संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, एक्सेट्रा। लेकिन मुख्यतः जो कारण थे वो ये थे कि किसी के काम पर और किसी की संस्कृति से, किसी की भाषा से, किसी के रहने की स्थान से उसकी वो विशिष्टता जो है बताई जाती थी। जैसे कि आप भी अगर कहीं बाहर जाओगे तो आपकी क्या काम आएगी वहां पर? भाषा काम आएगी कि आप बोलते कैसा हैं। आप इंग्लिश कंट्री में जाओगे और हिंदी बोलोगे तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। रहने वाले कहाँ के हैं उससे भी होता है, जैसे कुछ पहाड़ी इलाकों के होता है, कुछ मैदानी इलाकों के होता है, ठीक है। और संस्कृति किस प्रकार की है, क्या वो कठोर जलवायु में से रह रहा है, क्या वो गर्मी गर्मी में है, ये ठीक है। और वो काम क्या करता है, ठीक है। तो काम के आधार पर जो है ज्यादा बटे हुए थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या था? काम के आधार पर बटे हुए थे। जैसे कि ब्राह्मण हो गए और राजा हो गए, ठीक है। ये किसके, ये इनका वर्गीकरण कैसा था? काम के आधार पर। और ब्राह्मणों का काम क्या था? ब्राह्मण ये पुरोहित, क्या काम था इनका? यज्ञ करने का और शिक्षा देने का, ठीक है। इनका जो काम था ब्राह्मणों का वो यज्ञ करने का और शिक्षा देने का। राजा का क्या काम था? राजा जो होते थे क्षत्रिय होते, क्षत्रिय का क्या होता? लड़ना, ठीक है। क्षत्रिय क्या काम था इनका? लड़ना या रक्षा करना। ये रक्षा करना या लड़ना, ठीक है। तो काम के आधार पर ज्यादा का किया जाता था। लेकिन उस समय राजा जैसा कुछ समय बाद बनने लगे, उस समय ऐसे राजा नहीं बनते थे, ठीक है। उस समय कैसे राजा बनते थे? जैसे कि एक यज्ञ होता था, उसे अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते थे, जो राजा बनने के लिए योग्य है, जो ज्यादा श्रेष्ठ है, वो अपना एक घोड़ा छोड़ता था। और जो घोड़ा होता था वो अनेक राज्यों से होकर गुजरता था। तो यदि उसे किसी राजा ने दूसरे राज्य में गया, यदि उसने उसे नहीं रोका तो ये समझ लिया जाता था कि ये जो राजा है उसे जीत चुका, ठीक है। और यदि वो ये उस घोड़े को कोई दूसरे सीमा में गया और वहां के राजा ने उसे रोक लिया तो उसे ये समझा जाता था कि वो जो है लड़ने के लिए तैयार है और वो उसने हमारी जो विजय है उसको स्वीकार नहीं करा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है जो शब्द होते हैं बताने वाले। जैसे कि जन शब्द का यूज किया जाता है। जन शब्द किसके, जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है लोग। लेकिन उस समय भी इस शब्द का प्रयोग होता था और आज भी होता है, ठीक है। जैसे कि
विषजन, यदुजन, यदुजन और भरतजन। ये क्या थे? ये लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द थे। और यदि आपने संस्कृत पढ़ी हो या कोई महाकाव्य रामायण हो या महाभारत वो देखा होगा तो उसमें तुम्हें पता होगा कि इन शब्दों का यूज वो करते थे। ठीक है, तो अब जो है चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और जन, जन क्या थे? जन जैसे कि ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे। ठीक है, इस तरह के जो थे मतलब सारे वर्गों के लिए, उनके लिए जन का यूज होता था। लेकिन इन वर्गों में क्या था? कुछ जन विष होते थे। विष से क्या निकला? विष से वैश्य निकला, यदुजन, भरतजन, यानी जो हमारे ये चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके आधार पर ये बटे हुए थे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट में क्या? खामोशी पे रिहाई। कहानी एक महापाषाण की। महापाषाण की, ठीक है। तो महापाषाण का क्या अर्थ है? महापाषाण का अर्थ है, महा मीन्स होता बड़ा, बड़ा, और पहाड़ पत्थर। ठीक है, तो इससे जो मतलब है कब्रों से है। ठीक है, जो वहां पर उस समय की कब्रें थी। ठीक है, तो ये जो कब्रें थी ये कितनी पुरानी थी? ये 3000 साल पुरानी थी। तो हेडिंग है खामोशी पिरहरी और कहानी महापाषाण की थी। यानी कि महापाषाण, महा का मतलब होता बड़ा और पाषाण का मतलब होता पत्थर। तो इसके बारे में जो बताया गया है वो उस समय जो हमारी कब्रें पाई गई हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब कब्रों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो जो कब्रें पाई गई हैं उन पे उनके हिसाब से ये अंदाजा लगाया गया कि वहां पे किस तरह के लोग रहते थे। ठीक है, तो जो कहानी है ये इस तरीके से है कि जो कब्रें हैं वो कुछ जमीन के ऊपर एवं जमीन के नीचे ही पाई गई हैं। ठीक है, तो जमीन के ऊपर जो नीचे वाली है वो किस प्रकार की है? जैसे ये कब्र है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस तरीके से पत्थर पत्थर से ये ढक दिया जाता था। ठीक है, और कुछ कुछ को जो है केवल एक पत्थर ही किसी इनके किनारे पर लगा दिया जाता था। कहीं भी हो सकता है वो इस तरीके से। और इसमें क्या किया जाता था? इन कब्रों में जो मानव होते थे मरने के बाद सबों को दफनाया जाता था। तो इन कब्रों से क्या करते थे वो? पहचान। ठीक है, इनसे वो पहचान करते। तो ये जो दोनों तरह की कब्रें हैं, ये जो दोनों तरह की कब्रें हैं, ठीक है, ये कैसी हैं? ये जमीन के भीतर, जमीन के भीतर ये दो प्रकार की कब्रें हैं। और बाकी जो है सारी वो कैसी हैं? वो जमीन के अंदर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और ये कब्रें कितनी पुरानी है? 3000 साल पुरानी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में। तो लोगों की जो असमानताएं थी वो कैसे पता की जाती थी? ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि लोगों की जो असमानताएं थी वो कब्रों के बारे में जानी जाती थी। क्योंकि क्या पाया गया है कि एक ही स्थान है आपको उसमें, ठीक है, बिरहमगिरी, बिरहमगिरी है या इनाम गांव है नहीं? तो उसमें क्या पाया गया है? उसमें 33 मन के और क्या पाए गए हैं? और शंख।
मुख्य तो जो आदमी मरते थे उनके सामने उस समय में कुछ ना कुछ रखा जाता था, चाहे वो बर्तन रखे जाते हो। उस समय कौन से बर्तन थे? काले लाल। उस समय जो बर्तन थे वो काले लाल रंग के बर्तन, जिसे ब्लैक और रेड, ब्लैक एंड रेड, इस ये कहा जाता था। ठीक है, तो ये बर्तन रखे जाते थे किसी के में। लेकिन एक कब्र ऐसी पाई गई है, उसमें क्या पाया गया है? उसमें 33 मनके और शंख पाए गए हैं। यानी कि मनकों के बारे में मैंने बता दिया है कितनी कीमती धातु होती थी ये। तो ये जो इस कब्र के से इससे जो अंदाजा लगाया वो ये लगाया गया कि ये जो कब्र है किसी अमीर व्यक्ति की कब्र है। ठीक है, और जिस बाकी जो इस तरह के वो होते थे जिनकी कब्रों में ये पाए जाते थे, उनमें ये लगता था कि ये जो है थोड़े निचले स्थान के लोग हैं। ठीक है, तो कब्रों से ये पता लगाया जाता था कि लोगों में समानता कैसे है। ठीक है, और क्या पाया गया है? और एक जो पाया गया है इसमें, वो एक जो गांव में पाया गया है वो ये है कि जो घर है, मैंने बताया कि घर उस समय घर कैसे होते थे, एक आंगन के चारों ओर पास बनते थे और बीच में क्या होता था? आंगन होता था। तो उसमें जो पाया गया है एक आदमी और को जो है उसमें दफनाया गया है। कैसे? एक जो संदूक होता है ना उसमें दफनाया गया है उसको। ठीक है, और उसके साथ काफी सामान मिला, जिससे ये अंदाजा रहता है कि वो जो घर है वो उस गांव का सबसे बड़ा घर था। यानी कि वो जो आदमी मरा हुआ है वो काफी अमीर होता होगा जब वो जिंदा होता तो। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी? यह है नेक्स्ट टॉपिक। क्या कुछ कब्रें खास लोगों के लिए थी? क्या उस समय पर कुछ कब्रें जो पाई गई वो कुछ खास लोगों की थी? तो इसमें क्या पाया गया है? एक कब्र पाई गई है। ठीक है, उसमें क्या है? एक कब्र है, उसके किनारे पर एक पत्थर है, वो किस लिए है? उस कब्र में मेन होल बना हुआ है। यानी कि उससे ये अंदाजा लगाया गया है जो खास परिवार के लिए है। क्या है उसमें? एक ही कब्र में परिवार के कई सदस्य को जो है वो उसमें दफना गया। परिवार के कई सदस्यों को जो है वो दफनाया गया। कई सदस्यों को जो है वो दफनाया गया। तो दफनाया कैसे गया है? तो इन्होंने जब वो कब्र बनाई थी तो कब्र में क्या कर ली थी? पहचान कर ली थी। वहां पे एक पत्थर रखा था मेन होल के जरिए, तो वो उसे हटाते थे और उसमें क्या था कि जो आदमी मर जाता था उसके जाने के लिए रास्ता होता था जो, तो वो क्या करते थे? पत्थर हटा के उसमें उसे घेर देते थे। ठीक है, तो उससे ये अंदाजा रह गया कि ये जो कब्र होगी किसी खास व्यक्ति के लिए होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। ठीक है, इनाम गांव, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। तो इनाम गांव कहां पर स्थित है? कहां पर? भीम की सहायक नदी घोड़, नदी घोड़। और ये जो कब्र पाई गई है कितनी पुरानी है? ये 3600 से 2700 साल पुरानी है। तो इसमें क्या है? 5 कमरे बने हुए हैं। जैसे ये आंगन है, तो मैंने बताया कि पहले क्या होता था कि आंगन के चारों ओर 5 कमरे और बीच में आंगन रहता था। ठीक है, तो 5 कमरे इस तरीके से बने हुए थे और उसके बीच में ये था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाया गया है? कब्र पाई गई है इसकी। ठीक है, और इस कब्र में
जो इंसान को लिटाया जाता था वो उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ इसका सिर होता था, ठीक है। तो ये जो घर था ये क्या था, ये घर उस गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था, ठीक है। और इसमें भी काफी चीजें जो है पाई गई हैं, ठीक है। इसलिए ये भी एक विशिष्ट व्यक्ति कब थी ऐसा अंदाजा जो है वो लगाया गया, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कंकालों का अध्ययन, कंकालों का अध्ययन। कंकालों का अध्ययन, तो जो कब्रें पाई गई हैं उसमें ये कैसे पता लगाया जाए कि ये कब्र जो है महिला की है या पुरुष की, ठीक है। तो क्या कि इन कब्रों में क्या है, इन कब्रों में जो वो होते हैं गहने या हीरे जवाहरात वो पाए गए हैं, जो पहनते थे वो लोग, वो जो है इसमें पाए गए हैं इन कब्रों में। तो कुछ जो इतिहासकार हैं उनका कहना है कि ये जो है महिलाओं की कब्रें थी क्योंकि महिलाएं ज्यादा करती है, लेकिन कुछ का कहना है कि ये तो कोई भी पहनता था, उस समय के जो राजा होते थे वो भी पहनते थे, जो लोग होते थे वो भी पहनते थे। तो एग्जैक्ट पता कैसे लगा जाए कि ये जो कब्र है ये किसी इस महिला की है या पुरुष की है। तो इसमें क्या है कि जो ये है हमारे कुछ वैद्य होते हैं उन्होंने एक वो बताई है कि जो महिलाएं होती है उनमें और पुरुषों में भिन्नता होती है। क्या होती है कि जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं तो जो उनका एपिपेडिस होता है, कूल्हा होता है, वो मनुष्य की तुलना में चौड़ा होता है, ठीक है। तो वो हड्डियों से उसका पता लगता था, ठीक है। तो जो लिंग का पता चलता था वो किससे पता चलता था, हड्डियों से, हड्डियों के अध्ययन से। हड्डियों के अध्ययन से वो पता लगाते थे कि ये जो कंकाल है ये पुरुष का है या महिला का है, ठीक है। और एक जो वैद्य हुए हैं इनका नाम है क्या कहना है यहाँ, तो जो प्रसिद्ध वैद्य हैं उनका नाम क्या है, चरक है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो क्या है, वो चरक संहिता है। तो इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चरक संहिता ये किसने लिखी है, ये चरक जो वैद्य हैं उन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में इसमें यह बताया है कि मनुष्य की 360 हड्डियां होती हैं, लेकिन जो वास्तविक जो आज के अध्ययन करा जाए तो ये हड्डियां कितनी हैं, हड्डियां हैं 206। तो जो इन्होंने बताई थी ये 360 हड्डियां, इसमें इन्होंने दांतों को और जो मोड़ होते हैं हड्डियों में उन्हें मिलाकर इन्होंने ये बताया था, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मैंने बताया कि जो है लिंग की पहचान उस समय कैसे की जाती थी, ठीक है। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है कितने वर्ष पूर्व लिखी गई है, 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। तो इस चीज का पता कैसे लगाया कि वो क्या काम करते थे। तो उस समय पे क्या है कि कई फसलें पाई गई हैं, जैसे गेहूं, जौ, चावल और सरसों, तिल आदि। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो इनाम गांव के लोग हैं वो क्या करते थे, वो
फसल उगाते थे। लेकिन और इसके अतिरिक्त क्या पाया गया वहां पर, जो मवेशी होते हैं, जानवर, वो पाए गए हैं। यानी कि कुछ लोग क्या थे, पशुपालक भी थे। और क्या पाए गए हैं यहाँ पर, खाने के लिए जो चीजें होती हैं जैसे मछलियां और जो जानवर हैं जो मतलब खाते थे वो तो कुछ लोग क्या थे, शिकारी भी थे। कुछ लोग शिकारी भी थे, ठीक है। और कुछ इंसान जो है यहाँ के इनाम गांव के, वो रस भरिया भी इकट्ठे करते थे, ठीक है। रस भरिया क्या है, रस भरिया से मतलब है जैसे खजूर हो गए, बेर हो गए, जामुन हो गए, ठीक है। तो ये जो है इनाम गांव के लोगों के काम थे कि कुछ इंसान क्या पाएंगे वहां पे, गेहूं, जो चावल, सरसों, तिल आदि चीज फसलें जो है पाई गई हैं। तो इससे इससे ये अंदाजा है कि कुछ इंसान वहां पर क्या थे, किसान थे, ठीक है। और वहां पर जो है इनके अवशेष भी मिले हैं पशुओं के, ठीक है। तो कुछ इंसान क्या थे, कुछ पशुपालक भी थे, और कुछ मछलियां और जानवरों के जो है कटे हुए मिले हैं, यानी कि उनमें जिससे उन्हें काटा गया हो उनकी हड्डियों पर निशान मिले हैं। तो यानी कि जो कुछ इंसान थे वो शिकारी थे, वो शिकार करके वो क्या करते थे, मांस खाते थे। और कुछ इंसान ऐसे भी थे वहां पर जो खजूर, बेर, जामुन जैसी रसभरियां जो है इकट्ठे करते थे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। क्या है, अन्यत्र। तो चीन में 3500 साल पहले, चीन में 3500 साल पहले, चीन में 3500 साल पहले क्या एक भविष्यवाणी की वो थी, तक भविष्यवाणी। और ये भविष्यवाणी कौन कराते थे, राजा लोग। किससे कराते थे, जो ब्राह्मण होते थे उनसे। तो ये भविष्यवाणी का क्या तरीका था कि जो भविष्यवाणी करने वाले होते थे वो आग में क्या करते थे, हड्डी होती थी उनके पास, आग में वो उसको तपाते थे, ठीक है। वो तपने के बाद ज्यादा क्या हो जाती थी, वो चटक जाती थी। तो चटक कर क्या करते थे वो, जब वो चटक जाती तो उसको वो ध्यान से देखते थे, और वो राजा जो होते थे जो उनसे ये काम करवाते थे वो उससे क्या कहते थे, वो इनसे ऐसे पूछते थे कि हम युद्ध लड़ेंगे तो क्या उसमें हमारी विजय होगी, इस तरह के वो सवाल पूछते थे। तो चैप्टर हमारा इसी टॉपिक के साथ समाप्त होता है। अगर चैप्टर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।